बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के हवाले से अमेरिका के साथ साथ ईयू वालों ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर शेख हसीना के ऊपर डाला। ये अलग बात है कि उस प्रेशर ने काम नहीं किया और शेख हसीना साहिबा ने उसी तरह से इलेक्शंस करवाए जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 इलेक्शंस करवाए थे। लेकिन इन इलेक्शंस के नतीजे में एक ख़तरा ये पैदा हो चुका है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है उसके ऊपर ईयू वाले या अमेरिकन सैंक्शंस लगा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, इमीडिएटली तो इसके ऊपर कोई सच थ्रेट नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये जो इकोनॉमिक टाइज हैं थोड़े से डाउनग्रेड होने का ख़तरा भी है। इस सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा खुश पार्टी हो रही थी वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हो रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर अगर डाउन जाता है या बाकी की उनकी एक्सपोर्ट जो ईयू की तरफ जाती है वो अगर डाउन होती है तो फिर इसका फ़ायदा हमें होगा, हम उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से वैसे मैं ब्रॉडर व्यू में काफ़ी मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और यूँ महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश के लिए भी कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, क्योंकि इंडियंस ईयू की मार्केट में आंख लगाकर बैठे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि कब बांग्लादेश डाउन जाता है तो हम एंट्री मारें मज़ीद वहाँ पर। वैसे तो इंडिया की एंट्री ऑलरेडी है वहाँ पर, ईयू के सबसे बड़े जो पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स, उनमें इंडिया भी एक है। तीसरे नंबर पर इंडिया आता है ईयू के हवाले से, मतलब ईयू इंडिया के लिए तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ईयू के लिए इंडिया 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये एक यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है। अच्छा, वो डिवाइन इंटरवेंशन क्या हुई है? डिवाइन इंटरवेंशन ये हुई है कि ईयू और इंडिया के मामलात ख़राब हो गए। ईयू के और इंडिया के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके चलते फिर लग यूँ रहा है कि ये जो बांग्लादेश की मार्केट के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे कि बस यहाँ पर सैंक्शंस लगे तो हम वहाँ जाएं, इतना आसान होगा नहीं इंडिया के लिए। इसकी वजह यह है कि ईयू ने एक रेजोल्यूशन पास किया है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने, और बड़ा सख्त किस्म का रेजोल्यूशन। मैंने रिसेंट जो हिस्ट्री है ना, काफ़ी अरसे से लेकर मैं स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ पे, इंडिया और ईयू के रिलेशंस पे। कभी मैंने रिसेंट हिस्ट्री में इतनी सख्त लैंग्वेज नहीं देखी जो कि इस बार उन्होंने पास की है। कोई एक मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा उस रेजोल्यूशन के अंदर, हर उस चीज़ को कंडेम किया है ईयू वालों ने जो कि हिंदुत्व के साथ चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस बात को कंडेम किया है कि इंडिया जो है वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेकर आ रहा है भाई, इसको उन्होंने कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है कि स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स जो मोदी सरकार यूज़ करती रहती है अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ और ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, रंजन गोगोई जैसे, जिनके तहत मोबाइल फ़ोन्स की और इनकी निगरानी की जाती है और फिर उन डेटा को अपने मकासद के लिए यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को, तो इसको भी उन्होंने कंडेम किया हुआ है। फिर उन्होंने कंडेम किया है कि ये जो बढ़ती हुई रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस है, हिंदुत्व के गुंडे कहीं भी घुस के और लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं, दपड़दूस कर रहे होते हैं लोगों को, तो इसको भी उन्होंने कंडेम किया है कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने इंडिया की जानिब से जो फेक न्यूज़ नेटवर्क्स चलाए जा रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर इंडिया एक बदनाम प्लेयर के तौर पर मशहूर है दुनिया में, तो ईयू ने इसको भी कंडेम किया है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर फेक न्यूज़ आउटलेट्स इंडिया रन कर रहा है, ये भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, चले इन सारे इश्यूज़ पे तो जयशंकर जाकर मक्खन लगा के उनको और कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया और इंडिया के डिफेंस टाइज़ हैं और इकोनॉमिक टाइज़ हैं ये हमें पसंद नहीं है, इनको डाउनग्रेड करें। ये उन्होंने रेजोल्यूशन में लिखा है, इनको डाउनग्रेड करें, वरना फिर पता है आगे धमकी क्या दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हमारे और इनके मामलात चल रहे हैं ये धपड़दूस हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे ना। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर ये सेटबैक होगा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और इंडिया की जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इंडिया का जो तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपियन यूनियन है, 3rd लार्जेस्ट। अच्छा, उनके हिसाब से इंडिया को इतना सिग्निफिकेंट नहीं, यानी कि नहीं है, 2% से कुछ ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया का ईयू के साथ। उनके लिस्ट में वो कुछ 10वें नंबर पे आते हैं इंडियंस। वहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्लेयर है।
तो वहाँ इंडिया 10वें नंबर पर कहीं आता है। तो इंडिया को वो मैनेज कर सकते हैं। अगर इंडिया से ट्रेड ख़त्म करते हैं ईयू वाले तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस और मौजूद हैं। इमीडिएटली तो चाइना उनकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर फिल कर लेगा इस गैप को, लेकिन इंडिया के हवाले से तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि एज आई सेड तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भाई, टॉप 3 में ईयू आता है। तो ये उन्होंने धमकी दे दी है कि इकोनॉमिक टाइज आपके साथ हम डाउनग्रेड कर देंगे। अब बांग्लादेश के तो जब डाउन होंगे तब तो होंगे, अभी तो फिलहाल दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर पैदा हो चुका है इस हवाले से। और मित्रों, पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट ये जो रिजोल्यूशन आई है ये इलेक्शंस जो इंडिया में होने वाले हैं ना उससे थोड़ा पहले आई हुई है। तो ये भी इंडिया की डीप स्टेट के लिए ईयू ने मैसेज भेजा हुआ है कि इस तरह के जो आप लोग लेकर आते हैं सिस्टम में तो उनकी और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही होती। मिसफिट है हिंदुत्व सरकार, इंडिया मिसफिट नहीं है लेकिन हिंदुत्व सरकार मिसफिट है। ईयू और अमेरिका के जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर ये लोग मिसफिट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है आज कि यूरोपियन पार्लियामेंट एडॉप्ट्स रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग इंक्रीजिंग नेशनलिस्टिक रिटोरिक इन इंडिया। नेशनलिस्ट रिटोरिक पता है किसको बोल रहे हैं? हिंदुत्व वालों को। हिंदुत्व वालों को उन्होंने ये नाम उन्होंने हिंदुत्व नहीं लिखा, लेकिन असल में ये वही चीज़ है। और कहते हैं कि द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन ईयू इंडिया रिलेशंस जस्ट मंथ्स अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस व्हिच इज क्रिटिकल ऑफ इंडिया रिलेशंस विद रशिया एंड इंक्रीजिंग नेशनलिस्टिक रेजोर। ये रशिया वाला एंगल बड़ा खतरनाक है इसमें। इंडिया रशिया के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं कर सकता, आगे आग पीछे खाई, ये वाला हिसाब है। यानी उन्होंने इस रेजोल्यूशन में जो सख्त लैंग्वेज यूज़ की है ना वो कुछ इस तरह की है कि या हमें आप सिलेक्ट करें या रशिया को सिलेक्ट करें, दोनों में से एक आप मुंतखब करें। दोनों एक साथ, दो खरबूजे एक मुट्ठी में आप नहीं पकड़ सकते, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। और इसमें वो कहते हैं कि it recommends that the EU engage with India on the issue of its heavy military dependency on Russia as well as on India's continued purchase of crude oil from Russia at low prices. और फिर इसमें आप देखिए क्या कहते हैं, it also urges India to join the international condemnation of Russia's illegal war against Ukraine and warns that new framework for investments and free trade between Russia and India will damage prospectus for a stronger EU-India political and economic partnership। ये जो इकोनॉमिक वाला इन्होंने एंगल घुसाया है ना, ये बड़ी चिंता की बात है इंडिया के लिए। बहुत बड़ी मार्केट है EU इंडिया के हवाले से, बहुत बड़ी मार्केट है। इनकी जो बिजनेसेस हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करते हैं रशिया के। एक्सपोर्ट मार्केट है ना, इंपोर्ट भी नहीं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं इंडिया से ज़्यादातर, वहाँ पे डॉलर्स कमा रहे होते हैं। 88 बिलियन यूरोस से ज़्यादा, ये तो 2021 में 88 बिलियन यूरोस का ट्रेड हुआ ईयू के साथ, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और आगे देखिए वो क्या कहता है, द टेक्स्ट कंडेम एक्ट्स ऑफ वायलेंस इंक्रीजिंग नेशनलिस्टिक रेटोरिक एंड डिवाइसिव पॉलिसीज। डिवाइसिव पॉलिसीज, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, हिंदू दलित, ब्राह्मण तो आदिवासी, तो ये सारा ये डिवाइसिव पॉलिसीज को ख़त्म करो। उन्होंने एक वहाँ से फरमाइश आ गई ईयू वालों से। वो कहते हैं calls on leaders in India to cease making inflammatory statements in order to resolve social conflicts including those in Manipur। हर दूसरे रोज कोई ना कोई हिंदुत्व का गुंडा उठ के और अनाप शनाप बकरा होता है माइक पकड़ के, और उसको टीवी पे बड़ा उसको एयर टाइम भी दिया जाता है कि ये देखो राजा जी ने ये कह दिया, ये देखो अमित शाह ने क्या कहा, ये देखो मोदी ने क्या कहा, ये देखो योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के लिए ये कह दिया। ये सारा वो बोले ये बकवास बंद करो भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। और इसमें वो कहते हैं मजीद, द टेक्स्ट आल्सो एक्सप्रेसेस सीरियस कंसर्न अबाउट इंडियाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड अर्जेस द इंडियन अथॉरिटीज टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट to halt the ongoing violence, including hate speech against ethnic and religious minorities, and to hold the perpetrators accountable। किसी को सज़ा नहीं देते, जो जितना बड़ा गुंडा है उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिल रही होती है हिंदुत्व की तंजीमों के अंदर। तो कह रहे हैं ये सारा आप रिवर्स करें, इसको बंद करें। ये चीज़ें और ईयू साथ साथ नहीं चल सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक धमकी भी लगाई गई है इस रेजोल्यूशन के अंदर। वो धमकी क्या है? इकोनॉमिक टाइज जो है वो डाउनग्रेड हो सकते हैं। कहते हैं द रेजोल्यूशन स्टेट्स दैट एनी ईयू इंडिया free trade agreement should be based on comprehensive human rights and sustainability impact assessment and involve consultation with trade unions and human rights defenders। और फिर इसके अंदर वो कहते हैं ना जैसे केक के ऊपर चेरी रखते हैं उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो
तो यहाँ पर भी केक के ऊपर उन्होंने चेरी ये रखी है कि उनको कहा है कि ये प्रोपेगेंडा भी बंद करें आप, ये जो गवर्नमेंट आपकी चला रही होती है अपनी मशहूरी के लिए उसको बंद करें, झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे न्यूज आउटलेट्स। कहते हैं द टेक्स्ट आल्सो एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर ए रिपोर्ट अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट परचेजिंग एंड यूजिंग स्पाईवेयर एज वेल एज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फेक मीडिया आउटलेट्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। होती वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है लेकिन नाम उसको देते कि नहीं ये तो एनजीओ है भाई, लेकिन होता पीछे मोदी साहब का थोबड़ा होता है उसके, और वो चला रहे होते अपने मफाद के लिए और अपनी पार्टी की वाह कराने के लिए। तो ये सारा उन्होंने शटअप कॉल, एक तगड़े किस्म की शटअप कॉल गई है हिंदुत्व सरकार को, और वो भी इलेक्शन से ज़रा पहले। दिस विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर श्योर, और इंडिया को यकीनी तौर पर इन तमाम चीज़ों पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके जो ट्रेड टाइज़ हैं ईयू के साथ और पॉलिटिकल टाइज़ वो डाउनग्रेड हो सकते हैं।